सो हेलो गाइस, तो हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा ओलेग कोनोनेंको। ये ओलेग कोनोनेंको की बात करें तो ये किस देश के अंतरिक्ष यात्री है? ये रशियन है और अभी इन्होंने ही अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और अभी भी वो अंतरिक्ष में ही है। उन्होंने कहा कि वो लगभग 1000 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। अच्छा, रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रोसकॉस्मोस है। अगर आपसे पूछे ना कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले जो यात्री थे वो कौन थे? यूरी गागरिन थे। वो यूएसएसआर से थे। 1961 में गए थे वो, 12 अप्रैल 1961 को। इसीलिए तो हम लोग 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और किस रॉकेट से गए थे? वोस्तोक 1 से गए थे। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन होंगी तो आंसर होगा क्रिस्टीना कोच होंगी। नासा का जो आर्टेमिस मिशन है उसके तहत ये जाएंगे अंतरिक्ष में। वैसे विश्व अंतरिक्ष सप्ताह भी होता है, वो हम 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहेगा नेशनल स्पेस डे। ये हम मना रहे हैं 23 अगस्त, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान है वो सफलतापूर्वक लैंड किया था चंद्रमा पे साउथ पोल पे लैंड किया था, जिसको हमने नाम दिया था शिव शक्ति पॉइंट। और ये नाम भी ध्यान में रखना, रायना बर्नवी सऊदी अरब के अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला हैं ये। अच्छा, वैसे मोदी जी ने इसरो को 2 लक्ष्य दिए हैं, वो भी याद रखो, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 2035 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है और 2040 तक चांद पर इंसानों को उतारना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी राजस्थान के नए महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल कौन बने? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। और एडवोकेट जनरल के बारे में मैंने आपको बताया था, सिंपल सा याद रखो। राज्य सरकार का जो वकील होता है उसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार के वकील को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, जो कि चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, उसी तरह से ये राज्य में होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्य के जो गवर्नर होते हैं वो करते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान राज्य के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने MS सिंघवी का स्थान लिया है। तो याद रखना, किसी भी राज्य का जो उच्च विधि अधिकारी हाई लॉ ऑफिसर होता है उसी को हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं। और इनके बारे में आपको संविधान के किस अनुच्छेद में मिलेगा? आर्टिकल 165 से लेकर 177 तक मिलेगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी के द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेकथ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा अदिति गोपीचंद को। तो पहले तो ये याद रखना, अदिति गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? ये तीरंदाज है, आर्चरी प्लेयर है, जिनको अभी वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेकथ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार मिला है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। अभी 2023 में अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया गया। और याद रखना, भी 2023 में ही वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जो कि हुई थी जर्मनी में, वहां पे गोल्ड जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थी। तब भी इनके बारे में आपने नाम सुना होगा, तो नाम जरूर ध्यान में रखना। इनका खेल कौन सा है ये भी ध्यान में रखना। वैसे कुछ और भारतीय तीरंदाजों के नाम मैं आपको बताता हूं। एक तो शीतल देवी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, पैरा आर्चरी प्लेयर है ये, मतलब पैरा तीरंदाज है ये, जम्मू कश्मीर से आती है। अभी आपको याद हो तो चुनाव आयोग ने दिव्यांग आइकॉन इनको बनाया था। अभी अर्जुन अवार्ड इनको मिला था और सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार भी मिला था। शीतल देवी नाम याद रखना। वैसे वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की बात करें तो स्थापना होती है 1931 में। हेडक्वार्टर है लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में और हेड है उगुर एडनर। फिर अगला प्रश्न है अभी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में नए सचिव कौन बने? तो कुछ मंत्रालयों में, कुछ आयोग में अभी नए सचिव सेक्रेटरी बने, वो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो इसका तो उत्तर होगा संजय जाजू। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में ये नए सचिव बने हैं। किनके स्थान पे आए? ये अपूर्व चंद्रा के स्थान पे आए। अभी आपने पढ़ा भी होगा, अपूर्व चंद्रा ये स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव बन गए हैं। बाकी और मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, या कुछ और जो अभी नए अपॉइंटमेंट हुए सेक्रेटरीज के। तो एक तो सहकारिता मंत्रालय में सचिव बने हैं कौन? आशीष कुमार भूटानी। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में अभी सेक्रेटरी बने हैं अनिल मलिक। उसी तरह से लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में अभी सचिव बने, उनका नाम सुमिता डावरा है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अभी नए चेयरमैन बने हैं, ये नाम भी याद रखना, विजय कुमार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट सचिव भी होते हैं, वो भी नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गौबा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM वो कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा हैं, जिसे PK मिश्रा के नाम से आप जानते हो। और सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट कौन है? राजेश वर्मा है। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा अहमद अवद बिन।
यमन की बात करें, कैपिटल सना होती है, करेंसी है यमनी रियाल। आपको याद हो तो 2023 में बंगाल की खाड़ी में एक मोचा नाम का चक्रवात आया था, उसका नाम यमन ने ही रखा था। बाकी अजाली असोमानी ये कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने। गैब्रियल एटल फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने। तो बर्नार्डो एवरेलो ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर बीना मोदी को। तो ये मोदी एंटरप्राइजेस की प्रतिष्ठित चेयरपर्सन है डॉक्टर बीना मोदी, और अभी इन्हीं को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक दीपा भंडारे नाम आपने सुना होगा, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी थी। और सुधा मूर्ति की बात करें तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी। और सविता कंसवाल ये एक पर्वतारोही थी, उत्तराखंड से आती थी, निधन हो गया, लेकिन अभी मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार 2022 इन्होंने जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी अल सल्वाडोर जो देश है वहां पे राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया, तो नायब बुकेले को। अल सल्वाडोर इसकी कैपिटल होती है सैन सल्वाडोर। आपको बता दूं ये मलेरिया फ्री होने वाला पहला सेंट्रल अमेरिकन कंट्री भी बना था। और अल सल्वाडोर ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी भी बनाई थी। और ये वही देश है जो बिटकॉइन को एज ए नेशनल करेंसी की तरह अपनाने वाला पहला देश बना था। बाकी जेवियर माइली याद रखना इंपॉर्टेंट नाम है, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने। ये वही अर्जेंटीना है जिसने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। मोहम्मद मुइजेजू की बात करें तो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। और श्रेता थाविसेन अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। फिर आपसे पूछ रहे अभी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है, तो आंसर होगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, यानी कि विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। और ये दिवस हम कब मनाते हैं, 28 फरवरी को। क्यों? क्योंकि हमारे जो महान साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी, उन्होंने 28 फरवरी 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसीलिए। और उसके लिए उन्हें 1930 में 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और मैंने आपको वैसे बताया है कई बार कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, वो शुरुआत में 3 लोगों को मिला था। तो उन तीनों में से एक ये भी थे सीवी रमन जी। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न में छोड़ रहा हूं, आपको बताना है अभी 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया ना, उन 5 के नाम आपको बताने हैं। वो नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ताकि आप अगर मिस कर रहे हो कोई नाम तो जब आप लिखोगे तो आपके दिमाग पे जोर डलेगा और आप एक बार देख लोगे गूगल वगैरह करके या नोट्स वगैरह में, तो इस बहाने आपको याद तो आ जाएगा, वरना आप ऐसे तो उसे पढ़ोगे नहीं। तो बीच में मैं प्रश्न पूछता हूँ या आपका टेस्ट लिया जाता है तो उसका यही बेनिफिट होता है, क्योंकि इस बहाने आप उसे देख तो लोगे, वरना तो आपके पास भी बहुत सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए और समय सीमित है। तो जब मैं कोई प्रश्न आपसे पूछता हूं तो उसका उत्तर देने की कोशिश करा करो। अगर आपको याद है तो जब चीज आप लिखोगे तो उसका रिवीजन आपका हो जाएगा, वो और लंबे समय तक आपको याद रहेगी। और क्या पता कोई चीज मिस कर जाओ आप लिखते वक्त, यार कि ये मिस हो रही है, तो उस बहाने आप उसे देख लोगे तो वो आपको याद आ जाएगी। वरना कई बार हम इसी धोखे में रह जाते हैं कि ये तो हमें आता है, ये तो हमें याद है, लेकिन एग्जाम टाइम पे जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज मिस हो जाती है, तो वो बड़ा नुकसान करती है हमें। अच्छा देखो, ये तो नेशनल साइंस डे हो गया, वर्ल्ड साइंस डे भी होता है, वो भी याद रखना 10 नवंबर को होता है। फिर अगला प्रश्न क्या है, अभी भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया था? गुजरात में किया गया था। याद रखना, भारत का प्रमुख थिएटर महोत्सव है ये भारत रंग महोत्सव। इसका आयोजन गुजरात के कच्छ जिले में किया गया था। इसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम वंदे भारंगम। वैसे इसकी शुरुआत है ना गुजरात के कच्छ जिले में हुई थी, पर यह भारत के 15 अलग अलग शहरों में आयोजित किया गया था। शुरुआत इसकी गुजरात के कच्छ जिले से होती है। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा ओपन थिएटर किसे कहा जाता है? तो याद रखना, धानु जात्रा महोत्सव को कहा जाता है, जो उड़ीसा में है। बाकी यहाँ पे कुछ महोत्सव में आपको रिवाइज कराऊंगा जो आपके न्यूज में थे, जैसे कि भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव मनाया गया था गोवा में, थावे महोत्सव मनाया गया था बिहार में, ऊंट महोत्सव ये राजस्थान के बीकानेर में मनाया, मरु महोत्सव ये राजस्थान के जैसलमेर में मनाया, रज महोत्सव उड़ीसा का हो गया, लूसाफॉन महोत्सव गोवा का हो गया, चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया था, सारंग महोत्सव याद रखना IIT मद्रास में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा छात्रों के द्वारा संचालित ये महोत्सव है। हेरत महोत्सव भी याद रखना, ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। और ऑरेंज फेस्टिवल यह भी मनाया गया था कोहिमा नागालैंड में। और छेरा महोत्सव ये छत्तीसगढ़ का है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 10-11 महोत्सव मैंने आपको और रिवाइज करवा दिए, तो इनको भी ध्यान में रखना।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड बन गया। अब प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देना कि स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है ये उत्तराखंड। आप कहोगे गोवा भी तो है, तो वहां पे पुर्तगाली शासन से ही ये लागू है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर आपसे स्वतंत्रता के बाद इसे लागू करने वाला पहला राज्य, तो वो उत्तराखंड है। तो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं ये थोड़ा सा ध्यान में देना। अब इसमें होता क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय और हर वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम, एक ही कानून लागू होता है। चाहे फिर वो मामला विवाह से संबंधित हो, तलाक से संबंधित हो, विरासत से संबंधित हो या गोद लेने के मामले हो, सबके लिए एक ही नियम होगा। बाकी इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में बता ही दिया था। अभी हमारी रिवीजन वाली क्लास है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल ये किस स्टेडियम में खेला जाएगा, तो आंसर होगा मेटलाइफ स्टेडियम। मैंने आपको कई बार बताया कि 2026 में जो ये फीफा वर्ल्ड कप होंगे ना, 3 देशों में होंगे, आपको याद भी होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। तो अभी इसके शेड्यूल्ड की घोषणा कर दी गई और इसमें बताया कि इसका जो फाइनल है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो मेटलाइफ स्टेडियम है ना, वहां पर होगा। ये फाइनल 19 जुलाई 2026 को खेला जाएगा और इसकी शुरुआत होगी 11 जून 2026 को। और शुरुआत अगर कहां से होगी ये पूछेंगे तो मैक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में होगी। तो शुरुआत कहां पे होगी और फाइनल कहां पे होगा, दोनों मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अभी 2022 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कतर में हुआ था, उसका शुभंकर मैस्कोट था लाइव, उसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके, ये भी ध्यान में रखना। आपसे पूछ रहे देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पे रखी गई, तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो याद रखना, हैदराबाद के सालारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। किसने रखी ये आधारशिला, ये फाउंडेशन स्टोन किसने रखा, तो हमारे जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने। और ये संग्रहालय किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये पूछेंगे तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको बताया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना ये हुई थी 1861 में और इसके संस्थापक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। अच्छा, इसी तरह कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न में लेकर के आ रहा हूं। एक ही प्रश्न में बहुत सारा हम इस तरह का रिवीजन करेंगे। जैसे कि पूछे अभी जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो बिहार बना था। दूसरा आंध्र प्रदेश है, ये दूसरा भी याद रखना। और भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू हुई थी कहां पे, असम में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना, जम्मू कश्मीर बना। भारत के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहां पे हुई, मथुरा यूपी में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क ये बना पेंच टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आता है। और देश का पहला AICT बनेगा लखनऊ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स के ही हैं, ध्यान में रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया, तो आंसर होगा गोवा में। और ये सेंटर है किसका, ONGC का है, समुद्री जीवन रक्षा केंद्र। मतलब यहाँ पे समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ONGC की बात करें तो ये एक महारत्न कंपनी है, 1956 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय हो गया और अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया गया था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ये याद रखना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां पे किया गया था, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारे जो स्पोर्ट्स मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने अभी नई दिल्ली में ये पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन किया था। पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, इसीलिए प्रश्न मैंने लिया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक्वेटिक से आपको समझ में आ रहा होगा इसका संबंध जल से है, जल से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड इसमें गेम्स हुए, इवेंट्स हुए। और इसमें भाग भी किसने लिया होगा, समझ में आता है बिम्स्टेक के जो 7 सदस्य देश हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। जल से संबंधित कैसे कैसे खेल हो गए, जैसे कि तैराकी हो गया, डाइविंग हो गया, वाटर पोलो हो गया। दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन हुआ। देखो बिम्स्टेक यहाँ पे शब्द आया तो जरा इसके देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म पहले देखो, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें 7 देश कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार हैं। इसके भी सेक्रेटरी जनरल नए बने थे, वो जरूर याद रखना, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया आपका। इंद्रमणि पांडे बने थे। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है, स्थापना होती 1997 में, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा जाएगा, तो आंसर होगा निरंजन शाह।
तो गुजरात के राजकोट में है ये सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, लेकिन अब इसका नाम बदलकर पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और वरिष्ठ प्रशासक निरंजन शाह के नाम पे रखा जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। कुछ और स्टेडियम जो आपके न्यूज में रहे थे वो सारे आपको यहाँ पे रिवाइज करवाने वाला हूँ, क्योंकि देखो हमारी ये रिवीजन वाली क्लास ही चल रही है, तो करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ इसमें। तो इसमें भी मुझे अगर कुछ लगता है इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स मैं आपको रिवाइज करा सकूं वन लाइनर, तो मैं जरूर इंक्लूड करूंगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि छोटी सी क्लास में क्वेश्चन वाइज देखोगे तो हो सकता है आपको लगे कि हमने 18-20 क्वेश्चन कवर किए हैं, लेकिन उसमें इतना सारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक ही क्वेश्चन में 5-5, 6-6, 10-10 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देखोगे कि हम लगभग 40 से 50 क्वेश्चन का रिवीजन कर चुके होते हैं इस 10 से 12 मिनट की क्लास में। अब जैसे यहाँ पे देखो, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको बताइए नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम कहते थे, आपको अहमदाबाद गुजरात में मिलेगा। भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? राजस्थान के जयपुर में बन रहा है। मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जिसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। अभी रायबरेली में जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम रानी रामपाल के नाम पे किया गया। पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया। नीरज चोपड़ा आपको पता है ना, भाला फेंकते हैं ये। और इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पे किया गया था। उड़ीसा में जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है उसका नाम भी बदल के बिरसा मुंडा जी के नाम पे कर दिया गया। और एक और याद रखना, ये स्टेडियम का तो प्रश्न नहीं है, लेकिन अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम याद रखना। अब ये 2024 में नाम बदला, अयोध्या धाम कर दिया, और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे कर दिया। बाकी ऑप्शन भी मैं आपको रिवाइज कराऊं तो याद आएगा आपको, जय शाह का नाम बीसीसीआई के सचिव हैं, अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के फिर से ये अध्यक्ष बन गए, जिसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। अनीश शाह ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने, तो शमीर शाह ये बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने, जो भारतीय मूल के हैं। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता नीमा सारिखनी ने। तो सिंपल सा याद रखेंगे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 की बात कर रहे हैं। ये दिया गया यूके की फोटोग्राफर नीमा सारिखनी को। इन्होंने, आपको याद हो तो, एक फोटो खींचा था, आइसबर्ग पे एक पोलर बियर सो रहा था, उसकी तस्वीर इन्होंने खींची थी और उस फोटो को कहा था बर्फ का बिस्तर, आइस बेड। बाकी ऑप्शन में देखो, ये नाम आपने सारे पढ़े हुए हैं और इंपॉर्टेंट है ये तो। पेरुमल मुरुगन जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता था उनके उपन्यास नॉवेल फायर बर्ड के लिए। पॉल लिंच ये आयरलैंड के हैं, याद रखना, बुकर पुरस्कार 2023 इन्होंने ही जीता था उनके उपन्यास परफेक्ट सॉन्ग के लिए। और जॉर्जी गॉस्पोडिनोव की बात करें तो ये बुल्गारिया के लेखक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता था उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। तो आज का हमारी क्लास यहीं तक रखते हैं, रिवीजन करवा रहा हूँ, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा। छोटे छोटे स्लॉट में हम खाते चलेंगे, छोटे छोटे स्लॉट्स में मतलब रिवीजन करते चलेंगे, तो आराम से चीजें आपको याद भी रहेगी और ज्यादा मैं आपका टाइम भी नहीं लूंगा। बस अगर सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करा करें और दोस्तों के साथ में प्लीज एक बार आपको शेयर जरूर करना है। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फ्रेंड सर्कल होते हैं, यार एक बार शेयर जरूर करो, सबके फ्रेंड्स होते हैं, ताकि मुझे भी आपके लिए वीडियोस बनाने में, तैयार करने में अच्छा लगे, मैं भी इसको कंटिन्यू बनाता रहूं आपके लिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। तो थोड़ा सपोर्ट आप भी करो यार। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।